हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में आज हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी एट वर्किंग प्लेस एंड प्रिवेंशन। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि ये इमरजेंसी किसी के भी रूप में हो सकता है। जैसे कि हम लोग साइट पे वर्क करते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कब क्या हो सकता है। तो हम ऐसा क्या करें जिसके लिए हम प्रिपेयर होके रह सके इन द केस कोई इमरजेंसी होता है। तो उस केस में हमें क्या स्टेप्स लेने होते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख के दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि वर्किंग साइट पे अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी होता है तो हमें क्या करना है, हमें किस तरह का फ्लो चार्ट को फॉलो करना है, हमें किस तरह का प्रिवेंशन को फॉलो करना है, हमें कैसे उसे रोकथाम करना है, उस सिनारियों में क्या हमारी भूमिका रहेगी, उस चीज के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। आई होप आप लोग हमारे इस चैनल को जुड़कर काफी ज्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप अपने कलीग को, अपने फ्रेंड को, जिनको रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको ये नॉलेज मिल सके। ओके, हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग वर्क प्लेस इनर्जीज इमरजेंसीज। तो हमें ये बहुत जरूरी होता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होता है कि वर्क प्लेस में अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उस समय हमें अपने आप को क्या करना है, पेशेंस रखना है। हमें उस सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास में कुछ इंसिडेंट होती है, तो बिना सोचे समझे हमको, बिना ऑब्जर्व किए हुए सडनली हम अपने सीनियर को, सुपीरियर को कॉल करते हैं और सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। उनसे क्या होता है कि जो आपके पास हेल्प के लिए आ रहे हैं उनको मिसकम्युनिकेशन होती है और सुपीरियर को भी मिसकम्युनिकेशन होता है और आपकी छवि खराब हो जाती है। इसके लिए किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है कि ये क्या हुआ, क्या है, क्या रीजन था, किस लिए हुआ, एग्जैक्टली हमें अगर बताना भी है तो क्या बताना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में क्या क्या हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। वर्क प्लेस इमरजेंसीज encompass a wide range of situations including fire, medical emergencies, natural disasters, and chemical spills, each requiring specific responses and preventive measures। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग प्लेस में कई तरह का इमरजेंसी हो सकता है। उसमें आपका फायर, मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आ सकती है, फ्लड्स आ सकती है। ठीक है, ये हमारा नेचुरल डिजास्टर में आता है। और केमिकल स्पिल्स, केमिकल स्पिल्स का मतलब वर्किंग प्लेस में कुछ ऐसे खतरनाक गैस रिलीज हो जाना, केमिकल गिर जाना, जिससे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वह तुरंत क्या होता है, ऑक्सीजन का संपर्क में आने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है। आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैं इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप उस समय सही डिसीजन ले सके और दूसरों की हेल्प कर सके। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन, बेसिकली प्रिवेंशन जो होता है, रोकथाम करने का जो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में देखते हैं। प्रिवेंशन इज क्रूशियल टू द मिटिगेट रिस्क एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ वर्क प्लेस emergencies on employees property and operations. Proactive measures can save lives and protect assets. Okay, इमरजेंसी में रोकथाम करने की जरूरी इसलिए होती है ताकि
वहां पर जो मेडिकल इमरजेंसी है या फिर फायर इमरजेंसी है या नेचुरल डिजास्टर हुआ है, किसी भी कंडीशन में हम उसको इसलिए रोकथाम करते हैं ताकि वहां पर काम कर रहे जो इम्प्लॉइज हैं, जो सब स्टाफ्स हैं, उनको बचा सके हम, और प्रॉपर्टी का ऑपरेशन स्मूथ चल सके। इसके लिए हम ये प्रिवेंशन इम्पोर्टेंट होता है हम सभी के लिए। लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है इसका? regulations mandate that the organizations have proper emergency preparedness plans in place to ensure the safety and well-being of employees, comply with the laws and avoid penalties or liabilities. ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारे साइट पे प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, रूट मैप होना चाहिए, कहाँ पे हमारा एग्जिट डोर है, कहाँ पे हमारा स्मोकिंग जोन एरिया है, कहाँ पे हम सेफ असेंबली एरिया किस रास्ते से जा सकते हैं। ये एक मैप होना चाहिए ओवरऑल हर एंट्रेंस के पास। अगर वहां पे आपके पास मैप अवेलेबल है तो उस मैप का हेल्प लेके हम सही डायरेक्शन में, सही प्लेस में, सही समय पर पहुंच सकते हैं। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर तरह का इमरजेंसी प्रॉब्लम में हमें गाइड करती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में हमारी माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास प्रॉपर होता है तो उसके बिहाफ पे हम खुद की जान बचा सकते हैं और दूसरों को भी अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉमन वर्क प्लेस इमरजेंसीज। वर्क प्लेस में जो कॉमन इमरजेंसीज पाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा है फायर इमरजेंसी। फायर इमरजेंसी में क्या होता है कि इवन अगर आपके साइट पे कोई फायर इमरजेंसी हो जाती है तो हमें करना क्या होता है, किस तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेना होगा, और कैसे हम अपने इम्प्लाइज के साथ साथ खुद की प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको प्रॉपर तरीके का जो एवाक्यूएशन प्लान होता है उसे आप अपने माइंड में रखें। वहां पे वीकली वाइज, मंथली वाइज, जो भी एज पर योर क्लाइंट जो ट्रेनिंग होती है, ड्रिल होती है, उनको अटेंड करना चाहिए, जिससे कि आप इसको रीबैकअप कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, माइंड में रिवीजन हो सकती है, ताकि आपको ऑन द करेंट सिचुएशन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें इस केस में करना क्या है। सपोज मान लीजिए कि आपका जो वर्किंग प्लेस है 5 फ्लोर है ना, 5 फ्लोर है और आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में काम कर रहे हो। सेकेंड फ्लोर में सडनली क्या हुआ, किसी इम्प्लाई के थ्रू फायर फायर शाउटिंग करने का आवाज आया। तो आपको करना क्या है? आपको कोशिश करना है पहले लोकेशन पे जाके फिजिकली चेक करना कि ये रियल हुआ क्या है। अगर आपको पता चलता है कि हाँ रियल फायर हुआ है, सबसे पहले आपको अवेयरनेस करनी है, अपने टीम को अवेयरनेस करनी है। उस समय आपका वॉकी टॉकी आपको हेल्प करेगा अवेयरनेस करने में। और आपके बिल्डिंग में अगर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है तो वहां पे आपको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राय सभी कंपनी में कंट्रोल रूम में फायर पैनल बोर्ड लगी रहती है। वहां से एग्जैक्टली अपडेट मिलेगी कि किस जगह पे क्या हुआ है। उस लोकेशन को पार्टिकुलर पहचानना बहुत जरूरी होता है। और फिर हम क्या करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट है एवाकुएट करने का तो हम सडनली अनाउंसमेंट करके एम्प्लॉय को गाइड करना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है। एम्प्लॉय को प्रॉपर गाइड करना है स्टेयर केस के थ्रू। अगर वहां पे आपके बिल्डिंग में 2-3 स्टेयर केस हैं तो एज पर योर इंसिडेंट कमांडर वहां पर जो मैनेजर है उनका डिसीजन लेना है कि सर अभी फायर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो हम अभी एवाकुएट कर रहे हैं। तो वहां पे एवाकुएट करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके बिल्डिंग में जो फ्लोर में
जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहां पे कोई डिसेबल इम्प्लाई तो नहीं है, कोई प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं है। ये सभी चीजें हमारे पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उससे पहले हम एवोक्वेट करेंगे, बाकी सभी लोगों को दूसरे स्टेट केस से भेजेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग के लिए होती है। अगर इन द केस अगर फायर इंसिडेंट होता है और आपके फ्लोर में, जिस फ्लोर में ये इंसिडेंट हुआ है, उस फ्लोर में कोई डिसेबल इम्प्लाई काम कर रहा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी काम कर रहा है, तो वो जल्दी में, हरी भरी में उसके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो हमें हमें क्या करना है, उस समय तुरंत प्लान करना है, एक से दो टीम क्रिएट करना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना है, अपने मैनेजर को अपडेट करना है कि इस स्टेट केस से बाकी सभी इम्प्लाई को हम लोग एवोक्वेट कर रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व करें और आप उनको सेफ असेंबली एरिया में ले जाने का हेल्प करेंगे। और उसी समय दूसरा टीम क्या करेगा, वहां से सडनली फायर ब्रिगेड वाले को कॉल करके लोकेशन के साथ अपडेट करेगा कि सो एंड सो लोकेशन में हमारी कंपनी में फायर हो चुकी है, ये अनकंट्रोलेबल फायर है, आप जल्द से जल्द हमारे प्लेस में आ सकें। उसे प्रॉपर डिटेल देना है, सही जानकारी देना है। जब तक वो नहीं आता है तो हम क्या प्रोसेस करेंगे, किसी एक बंदे को जो, जिनको अच्छी तरीके से नॉलेज है, उनको गेट पे बोलना है कि जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है उनको प्रॉपर गाइड करना है, प्रॉपर गाइड करके सही जगह पे उसको लेके आना है। क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं हमें पता होगा कि कैसे ऊपर जाना है, कैसे नीचे आना है। जो बाहर से आ रहे हैं हेल्प करने के लिए उसको पता नहीं होता है, इसीलिए उनको गाइड करना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो सही समय पे हमें आके उस आग को बुझाने का कोशिश करें। बाकी हमारा जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी, मैंने जैसे कि बात किया कि प्रेग्नेंट लेडी और डिसेबल एम्प्लॉय को हम सही तरीके से सेफ असेंबली एरिया में पहुंचाएंगे। फिर सडनली क्या करेंगे, बाकी सभी एम्प्लॉय को सेफ असेंबली एरिया में लेके जाएंगे, और फिर अंदर एक बार फिर से हम चेक करेंगे कि वहां पे कोई और आदमी तो फंसा नहीं है। ये सभी क्लियरेंस होने के बाद हम अपडेट करेंगे अपने मैनेजर को, फिर फायर ब्रिगेड का जो पर्सन वहां पे आया हुआ है कि हाँ अभी क्लियर है, आप अपना प्रोसेस कर सकते हो। तो वो जो है फायर हाइड्रेंट पाइप का इस्तेमाल करके वो फायर को बुझाने का काम करेंगे, और वही फिर हमें बताएंगे कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बाकी फिर से रिप्लेस आप सब बाकी सभी लोगों को कर सकते हैं। वो जब तक हमें अपडेट नहीं करेंगे तब तक हम अपने इम्प्लॉय को कम डाउन करके पेशेंस के साथ, उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसे सेफ असेंबली एरिया में ही रहने के लिए बोलना है। तो ये प्रोसेस होता है फायर इमरजेंसी में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और एक इसमें और भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि फायर इमरजेंसी कंप्लीट होने के बाद, इवैक्यूएशन कंप्लीट होने के बाद, इम्प्लाइज को जब हम लोग शिफ्ट करते हैं बिल्डिंग के अंदर, फ्लोर के अंदर, तो मेक श्योर आपको उनकी आईडी प्रॉपर चेक करके ही भेजनी होगी, क्योंकि वहां पे जब गैदरिंग होती है तो आउटसाइड के जो इंट्रोजर होते हैं वो इस मौके का फायदा उठा के अंदर ना आए। इसके लिए आईडी प्रॉपर चेक करके ही हमें क्या करना है, उस बिल्डिंग में अंदर फ्लोर में रिप्लेस करना है, उसको भेजना है। नेक्स्ट हमारा है मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी अनलिमिटेड तरह का होता है। मेडिकल इमरजेंसी के ऊपर भी हम लोग एक स्लाइड बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेडिकल इमरजेंसीज हो सकते हैं, उसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, किस समय पे हमें एम्बुलेंस को खबर करना है, किस समय पे हम खुद से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये सभी चीज के बारे में भी हम एक अलग से स्लाइड बनाएंगे। तो मेडिकल इमरजेंसी में मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। मेडिकल इमरजेंसी किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है, इंजरीज हो सकता है, या सडनली कोई प्रॉब्लम हो गया, सडनली बीमार हो गया, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो रही है। तो ये सभी चीजें हेल्थ रिलेटेड इशू कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। तो उस समय के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोग डॉक्टर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस समय, इन द केस अगर आपको कोई मैसेज आता है,
आपको कोई मैसेज आता है कि ग्राउंड फ्लोर में कोई इम्प्लाई है, वो सडनली बाथरूम में गिर गया, और वहां पे आपको जाके देखना है कि सबसे पहली बात है कि आसपास की एरिया को चेक करना है कि आसपास की एरिया सेफ है या नहीं है। उसके बाद लेडी अगर है तो आपको लेडी के साथ कोशिश करना है, लेडी को भेजना है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना है कि उसको जाके समझाना है कि आप जाके चेक करो क्या हुआ है, वो सही है, लेडी जो गिरा है उसको क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है या कॉन्शियस कंडीशन में है। ये सभी चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग लेडी को भेजेंगे। अगर वहां पे हमारे टीम में कोई लेडी नहीं है तो दूसरे इम्प्लॉय लेडी को हेल्प लेके हम उसे अंदर भेजेंगे चेक करने के लिए। और एज सुन एज पॉसिबल हमें वहां पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट एड का किट, ठीक है, उसके बाद व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ये सभी चीज के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, इन द केस अगर वो लेडी बाथरूम में जो गिरा है और जिसको मैंने प्रायोरिटी के रूप में भेजा है चेक करने के लिए, हो सकता है उसे समझ में ना आए, हो सकता है उसे इसके बारे में पता ना हो, तो उस केस में हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, हमें जाके चेक करना पड़ेगा। अगर वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम उस केस में कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में हम सडनली क्या करेंगे, सीपीआर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और तुरंत हम उस टाइम में हम अपने एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। एम्बुलेंस को कॉल करना ये जरूरी होता है कि समय रहते हम उसे हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर सके, हॉस्पिटल तक शिफ्ट कर सके, क्योंकि फर्स्ट एड में सिर्फ हम उसको केयर कर सकते हैं, सिर्फ उसको कुछ टाइम के लिए सेफ जोन में रख सकते हैं। हम लोग डॉक्टर नहीं है जो कि हम सडनली उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट एड में इम्पोर्टेंट ये होता है कि जितना ज्यादा आप उसे केयर कर सको वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और इमरजेंसी केसेस में जब भी आप किसी को बैकअप के लिए, हेल्प के लिए आप जब बुलाते हो, उसे क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। अपने मैनेजर को जरूर बताएं, अपने मैनेजर को ये अपडेट करें कि सो एंड सो प्लेस में दिस नेम एम्प्लॉय लेडी नेम ऐसा है जो कि इसको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, हमने इसको फर्स्ट एड दिया लेकिन ये अनकॉन्शियस है, हम इन्हें सडनली एज सुन एज पॉसिबल एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल हमने शिफ्ट किया है, अभी इम्प्लाई ठीक है, सही कंडीशन में है। उसके बाद हमें इमरजेंसी रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसमें सारा डिटेल लेना पड़ता है, उसके कलीग को अपडेट करना पड़ता है, इवन उनके फादर मदर जो अगर रहते हैं आसपास में, अगर उनके पेरेंट्स हैं तो उनको अपडेट करना होता है। तो ये सभी क्या होता है, मेडिकल इमरजेंसी में हमें फॉलोअप करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में क्या हो सकता है, इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स और weather can impact workplace evacuation protocols and safety measures to protect personnel and the infrastructure। ओके, नेचुरल डिजास्टर में जैसे कि सडनली अर्थक्वेक हो गया, तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि अर्थक्वेक में हमें सडनली क्या होता है, एवाक्युएट नहीं करना होता है। ठीक है, अगर आप सडनली डर के अगर आप बिल्डिंग से नीचे आने का कोशिश कर रहे हो या फिर खुद डर के दूसरों को बता रहे हो जल्दी जाओ जल्दी जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। अर्थक्वेक में हमें क्या करना है, कोशिश करना है कि जहां पे आप हो, किसी टेबल के नीचे या स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप वहां पे सर को हाइड करके वहां पे थोड़ा टाइम के लिए वेट करना है। उनके बाद जब हमें अपडेट मिलती है कि नीड्स टू बी द एवाकुएट द बिल्डिंग, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे इम्प्लाई को हेल्प करेंगे, सब स्टाफ को हेल्प करेंगे कि वो सेफ जोन में जल्दी से जल्दी जाए। और सेफ जोन में जाने का मतलब ये होता है कि इस ऐसा मतलब ओपन एरिया में जाके क्या करना है, वेट करना है। क्योंकि मान लीजिए कि आजकल बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जो कि
और साइड से मैक्सिमम जो होते हैं शीशे का कवर किया हुआ बना होता है। अगर आप बिल्डिंग के पास रुकते हो तो वो शीशा कभी भी आपके ऊपर गिर सकता है, आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए कोशिश करना है कि बिल्डिंग की जो हाइट की एरिया है उनके मुताबिक आपको डिस्टेंस फॉलो करके कोई ओपन एरिया में अगर आपके आसपास अरेंजमेंट किया हुआ है तो वहां पे आपको क्या करना है, जाके असेंबल होना है। जब तक हमें कुछ अपडेट ना मिल जाता है कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अभी आप फिर से वापस काम पे जा सकते हो, तब तक हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है, काम डाउन रहना है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक में ऐसा प्रॉब्लम होता है। और जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि फायर इमरजेंसी में हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है प्रेग्नेंट लेडी या डिसेबल पर्सन को दिया जाता है। सेम उसी केसेस में हम लोग भी अर्थक्वेक के कंडीशन में भी हमें अपडेट होना है कि आज के डेट में इतने प्रेग्नेंट लेडी हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, कौन सा फ्लोर में है, कौन सा सीट नंबर है, ये पता होना चाहिए। ताकि इन द केस कोई इमरजेंसी होता है तो उस केस में हम सडनली उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके हम सडनली उसको क्या कर सकते हैं, एवाकुएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लड्स है। फ्लड बेसिकली ऑलरेडी आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब वाटर सरफेस क्लाउड हो जाती है, जम जाती है, तो उस केसेस में हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होते हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं जिसके थ्रू हमको बोट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस को लेके जाया जाता है, तो हमारे पास क्या है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए सभी के पास। ताकि इन द केस कुछ इमरजेंसी हो जाता है तो हमें वेट नहीं करना है कि हमारे मैनेजर या सुपीरियर ही कॉल करेंगे, ऐसा नहीं है। वो इन द केस इमरजेंसी अगर आपको लगता है हमें कॉल करना चाहिए, रियल सिनारियो हो चुकी है, तो आप कॉल करके उनको बुला सकते हो और बाद में फिर अपने सीनियर को बता सकते हो कि सर मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को मैंने कॉल किया है, सो एंड सो प्लेस को मैंने अपडेट किया है, वो अभी आ रहे हैं। तो इस तरह का उसको क्या करना है, अपडेट देना है। सेफ्टी मेजर्स को क्या करना है, फॉलो करना है। उस केसेस में कोशिश करना है कि पानी में ना जाए, ताकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट वायर्स जो होते हैं उसके केसेस में करंट लगने की चांसेस हो सकती है। हमें काफी ज्यादा उस समय सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। और साथ में बाकी सभी लोगों को भी ये चीजें कॉन्फिडेंट देना है कि कुछ भी नहीं होगा, मैडम सर जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो, और हमें रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का वेट करना है। ये हमारा नेचुरल डिजास्टर में हम लोग इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है केमिकल स्पिल्स। केमिकल स्पिल्स में बहुत तरह के एसिड्स होते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे साइट्स में हाउसकीपिंग लोग या फिर बहुत सारे प्लांट्स के अगर वर्कर हैं वहां पे ये क्लीनिंग प्रोसेस में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी जो केमिकल्स होते हैं काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं हम सभी के लिए। तो उनका जो लेबलिंग होता है वो लेवल से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये केमिकल यहाँ पे स्पिल हुआ है। तो हम उस एरिया को क्या करेंगे, बैरिकेड करेंगे, और सडनली हम उस रिलेटेड सेफ्टी ऑफिसर साइट पे अगर है या तो मेंटेनेंस टीम है उनको सडनली कॉल करके उसको बोलेंगे कि इससे क्या क्या हमें डिजास्टर हो सकती है, इसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनसे जानकारी लेके हम उसको फॉलो करेंगे और बाकी डेंजरस मटेरियल को वहां से हैंडलिंग होने से बचेंगे। ये हमारा बेसिकली कॉमन वर्क प्लेस इमरजेंसीज होते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पिछले वाले स्लाइड में कि अलग अलग तरह के इमरजेंसी जो होती है उसमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने होते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पे तीन अलग अलग बुलेट पॉइंट्स है। सबसे पहले आपका है फॉर्मेशन ऑफ टीम। टीम का फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उस समय क्या होता है कि हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सिक्योरिटी टीम में काम कर रहे हैं, कोई फैसिलिटी टीम से काम कर रहा है या हाउसकीपिंग टीम से काम कर रहा है तो उनको कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है।
वहां पे क्या होता है कि एज पर द सिनारियो हम कोई भी किसी भी कंडीशन में अगर काम कर रहे हैं किसी भी तरह का है, तो एज पर द टीम मिल के इंडिविजुअली हमें क्या करना है, वहां के इम्प्लाइज को, बिल्डिंग को, एसेट्स को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करना है। ये टीम इस्टेब्लिश करना है उस समय, और वेल मैनर के साथ, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और बाकी सभी मिल के साथ एक साथ काम करना है, ताकि इमरजेंसी कुछ भी हो उस समय पैनिक नहीं होना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्लियर रोल फॉर द टीम मेंबर सच एज फर्स्ट एड रेस्पॉन्डर, evacuation coordinators and communication liaisons to the ensure a structured and the coordinated response। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उस समय सडनली रोल्स डिवाइडेड करनी है, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ताकि एज अ टीम मेंबर हम वहां पे अलग अलग रोल्स को फॉलो कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम लोग 10 आदमी हैं, मेंबर हैं, ठीक है, अभी साइट पे अवेलेबल, तो हमें क्या करना है, तुरंत सडनली क्या करना है, उसको रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। उनको बताना है कि आप सडनली आप फ्लोर पे जाओ, सडनली आप वहां पे अपना एक, उनको क्या होता है कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का एक अलग से एक उनका जैकेट दिया जाता है, जिसको कि हम लोग ईआरटी टीम बोलते हैं। ईआरटी मतलब इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, उनको एक जैकेट दिया जाता है उनको पहनने के लिए, ताकि कोई भी जो नॉर्मल स्टाफ्स है वहां पे उनको ये समझ में आ सके कि हाँ एक स्पेशल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम से है और ये हमें हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। तो उनके ऊपर क्या होता है, ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनको इसलिए दिया दिया जाता है क्योंकि एक स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। उनको रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के अलावा उनको हर एक सिनारियों से उनको ट्रेनिंग करवाया जाता है कि आप अगर इस सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो आपको बिना सोचे समझे आपको इस तरह का वर्क करना है और रेस्पॉन्स करना है, टीम के साथ काम करना है, कोऑर्डिनेट करनी है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यह एक टीम बन के उस सिनारियो को, है ना, उस सिनारियो में जो भी थ्रेट्स हो रहे हैं, हजारनेस है, उनको कम करने का काम करते हैं। और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते होंगे कि ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग जरूरी होता है, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा टूल्स है जिसके बिना हम आगे किसी भी सिचुएशन सिनारियों के लिए हम रेडी प्रिपेयर नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी सीख के नहीं आता है, उसे क्या होता है, टाइम टू डेट सीखना होता है। ठीक है। तो प्रोवाइडिंग रेगुलर ट्रेनिंग सेशन ऑन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, फर्स्ट एड प्रोसीजर एंड कम्युनिकेशन मेथड्स टू द इक्विप टीम मेंबर्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड द नॉलेज। ये प्रॉपर नॉलेज के लिए हमें ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर मेथड क्या है उस चीज को करने के लिए, वो जरूरी होता है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज मान लीजिए कि आप एक पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एक आप पुलिस ऑफिसर हैं और एक वकील है। तो पुलिस ऑफिसर का काम क्या होता है कि जो गुनाहगार होता है, जो कि गलत काम कर रहा है, ठीक है, गलत रास्ते पे, तो उनको क्या होता है कि उनको सही रास्ता दिखाना, उनको मतलब सोसाइटी से बाहर निकाल के उनको एक अलग प्लेस में लेके जाना, उसका जुर्म को कम करना, उनका वो काम होता है। तो उनकी जो पहचान होती है किसके थ्रू होती है, वर्दी के थ्रू होती है। तो उसका पोशाक ही क्या होता है, उसकी पहचान होता है, तो उनको एक खास ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे ही उसको वर्दी नहीं मिल जाती है। उसी तरीके से वकील, तो वकील क्या है कि उनका काम क्या होता है, उनका शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को सत्य का साथ देना और उनको सही इंसाफ दिलाना, उनका वो काम होता है। क्योंकि वो उसी कैटेगरी से उसने क्या किया है, ट्रेनिंग लिया है। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है हम सभी के लाइफ के लिए, और ट्रेनिंग के द्वारा ही हम लोग एक खास मेथड को सीखते हैं, और वही मेथड का इस्तेमाल करके हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान में क्या होता है कि आपको किसी भी रूप में हमेशा रेडी होके रहना है। हमारे पास प्रॉपर मेथड होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर रूट मैप होना चाहिए,
कि इन द केस अगर ये प्रॉब्लम हमारे साइट में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये हो जाती है, तो हमें इस रूट से ही चलना है। उस समय हम अपने काम को डिवाइड करेंगे, टीम के थ्रू काम करेंगे और चैनल को यूज करना है। Creating a comprehensive emergency action plan that outline emergency procedure, communication protocols, evacuation routes, and role of team member. तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी साफ साफ क्लियर दिया हुआ है कि इमरजेंसी एक्शन प्लान हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह का इमरजेंसी हुआ है और उसमें हमको क्या फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम उसको कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचेंगे। और हमारे टीम में जितने भी लोग हैं उनको एक टीम मेंबर के साथ मिलके उस प्लान का अंजाम देना है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इमरजेंसी में, कि अगर आप किसी को गलत आपने मैसेज पास किया है तो आपके पास सही समय पे सही रिलीफ नहीं मिल पाता है, सही बैकअप सपोर्ट नहीं मिल पाता है और उसके वजह से शायद किसी की जान भी जा सकती है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन कई तरह के होते हैं बिल्डिंग में, जैसे कि आप मोबाइल फोन यूज करते हो तो वो भी हमारा एक कम्युनिकेशन मेथड है। उसके बाद वॉकी टॉकी अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन मेथड है। अगर आपके पास ये दोनों का ऑप्शन नहीं है तो आप एमसीपी का मेथड यूज कर सकते हैं। एमसीपी हर बिल्डिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन में फ्लोर वाइज दिया रहता है। एमसीपी का मतलब क्या होता है? मैनुअल कॉल पॉइंट होती है जिसके थ्रू आप अलार्म अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं, उसके थ्रू अपडेट कर सकते हैं कि हाँ रियल में ऐसा कुछ हुआ है, ताकि आपके थ्रू बाकी सभी लोगों को पता चल सके कि ये इमरजेंसी हुआ है, तो हम इस केसेस में अपने आप को एवाकुएट कर सकते हैं। तो ये अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है कि हमारा बहुत बड़े बड़े कंपनियों में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में क्या होता है, अनाउंसमेंट फैसिलिटीज होती है। ठीक है, अनाउंसमेंट फैसिलिटी मतलब जैसे कि आप देखे होंगे कि जब कोई प्रचारक जब बहुत बड़े सभा को अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तो माइक लगी रहती है, तो उसे हम लोग पीए सिस्टम बोलते हैं। और ये पीए सिस्टम क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कंपनियों में दिया जाता है और उसी के थ्रू हम आसानी से कम्युनिकेशन करके सभी को अपडेट कर सकते हैं एट ए टाइम। नेक्स्ट हमारा है एवोक्यूशन प्रोसीजर। एवोक्यूशन प्रोसेस मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में जितना जल्दी हो सके बिल्डिंग में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको बाहर सेफली निकालना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, एवोक्यूशन प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता होना चाहिए कि स्टेयर केस कितने हैं और उस समय आपको फायर लिफ्ट, सॉरी, हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है और जितना जल्दी हो सके नियरेस्ट असेंबली एरिया में हमें सभी लोगों को गाइड करके पहुंचाना है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन द केस ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है तो उस केसेस में हम लोग क्या करना चाहिए। उस केसेस में हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है तो आउटसाइड एम्बुलेंस को आप कॉल करके बुला सकते हो। तो ये सभी प्रोसीजर हमें क्या होता है, एक्शन इमरजेंसी एक्शन प्लान में इन्वॉल्व करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। इमरजेंसी इक्विपमेंट में क्या क्या आता है, जैसे हमारा फर्स्ट एड किट आता है, फायर एक्सटिंग्विशर आता है, इमरजेंसी एग्जिट गेट जो होती है वो आती है और अलार्म सिस्टम आता है। ये चार कैटेगरी है जो कि आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी इक्विपमेंट और फैसिलिटीज में ये सभी आते हैं। फर्स्ट एड किट में बेसिकली बहुत सारे ऐसे मेडिसिन और किट्स होते हैं जिसका आप इस्तेमाल करके कुछ टाइम तक उसको आप लाइफ को सेविंग कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एड कहाँ पे है, उसमें डे टू डे आपको उसमें क्या करना है, सभी मेडिसिन आपको फिलअप करते रहना है, ताकि इमरजेंसी केस में आपको ये चीजें अफसोस नहीं करना है कि अरे यार इसमें ये क्रीम नहीं है, ये बैंडेज नहीं है, ये बैंड नहीं है। तो इसका भी इम्पोर्टेंट आपको बहुत जरूरी होता है कि अगर आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है तो फर्स्ट एड बॉक्स अगर आपको दिया गया है तो फर्स्ट एड बॉक्स को टाइम टू टाइम क्या करना है, फिलअप करता रहना है। और नेक्स्ट है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जैसे कि आपको मैं सेशन 1 में आपको मैंने गाइड किया था कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो कई कई तरीके का होता है।
तो एज पर द सिचुएशन हमें किस तरह का एक्सटिंग्विशर यूज करना है, हमें कहाँ से उठाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो सभी चीजें आपको पता होना चाहिए, जिसका हमने ब्रीफ किया है फर्स्ट सेशन में। इसका डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारा जो फर्स्ट सेशन का वीडियो है उसको आप रिपीट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी गेट। इमरजेंसी एग्जिट का जो साइनेज बोर्ड होता है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल होना चाहिए, ताकि इन द केस इमरजेंसी में हम उसका हेल्प लेके, गाइड लेके हम बाहर तक पहुंच सकते हैं, सेफ असेंबली एरिया तक पहुंच सकते हैं। ये इमरजेंसी एग्जिट्स का जो साइनिंग बोर्ड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है कई लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि वो जो भी आते हैं तो उनको बस अपने काम से फोकस होती है, उनको ये मायने नहीं रखता है कि कितने स्टेयरकेस हैं, ग्राउंड फ्लोर में कैसे जाना है, और फिर आना कैसे है, ये सभी चीजों को मायने नहीं रखता है। तो वो उस टाइम में हमें क्या है कि हमारे जितने भी एग्जिट डोर्स हैं वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, एग्जिट डोर के आगे कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जिट डोर के सामने बहुत सारे चीजें स्टॉक करके रख देते हैं, तो वो चीजें हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको दिखाई देता है, आप सडनली उस पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट को अपडेट कर सकते हो कि ये इस जगह से ये मटेरियल को आप रिमूव करें। ये बहुत ही रिस्क सेफ्टी रिलेटेड वर्क है, और ये चीजों को आपको अपडेट करते रहना होगा प्रॉपर पेट्रोलिंग के साथ। नेक्स्ट है हमारा अलार्म सिस्टम। ओके, अलार्म सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट कैन ट्रिगर अलर्ट्स टू द नोटिफाई occupants of the presence of an emergency and prompt evacuation action। अलार्म सिस्टम क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिस्टम, एक वे है, सिस्टम है, एक जरिया है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो इंसिडेंट हुआ है कहाँ पे हुआ है, रिलेटेड टू अगर कोई भी इमरजेंसी, अगर फायर अलार्म सिस्टम अगर अपडेट हुआ है, ट्रिगर अलार्म हुआ है, तो हमें उस मॉनिटर के थ्रू हमें पार्टिकुलर लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, और इसके थ्रू हम सडनली क्या कर सकते हैं, मैनुअल कॉल करके इम्प्लाई को अपडेट कर सकते हैं कि अभी ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, आपको एवोक्यूएट करने की रिक्वायरमेंट है। तो उस एक्शन के थ्रू हम सडनली एज सुन एज पॉसिबल समय रहते हुए लोगों को हम अपने वर्क प्लेस से बाहर ले जाके असेंबली एरिया में उसको भेज सकते हैं। तो ये अलार्म सिस्टम जो होता है बेसिकली हमारे मेन गेट में हो सकता है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल रूम है तो उसमें भी आपको दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस, पार्टिकुलर प्लेस होते हैं जहां पर कि अलार्म सिस्टम को प्लेस किया जाता है। ओके, इमरजेंसी ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली आपको मैंने भी बताया कि इमरजेंसी ड्रिल और ट्रेनिंग टाइम टू टाइम रहते हुए हमें क्या करना है, ड्रिल को अपडेट करते रहना है। ड्रिल में ये हमें अपडेट मिलती है, ये पता चलती है कि रियल सिनारियो में करना क्या है। ये ड्रिल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि किताबी भाषाओं को आप लिख के समझ सकते हो, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं करते हो, प्लान प्रैक्टिकली चीजें नहीं करते हो, तो आपको क्या होता है, वो क्लियर नहीं हो पाती है। इसीलिए ड्रिल बहुत जरूरी होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिल में क्या होता है देखते हैं। हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल्स इन familiarizing implies with emergency procedure, testing, response capabilities, and the identifying area of improvement। ड्रिल में ये पता चलता है कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको एक रिपोर्ट बना के हम अपने सीनियर को अपडेट करते हैं, ताकि अगर इन द केस अगर रियल सिनारियो हो जाती है तो हम इसको इस्तेमाल करके सही टाइम पे सही जगह पे इम्प्लाई को एवाकुएट कर सकते हैं, उसको पहुंचा सकते हैं, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है ड्रिल का। ये ड्रिल में क्या होता है कि हमें एटलीस्ट क्या होता है, अपने माइंड में ट्रिगर अलार्म होती है, हमें समझ में आता है कि इस केसेस में हमें करना क्या है। उसके बाद आपका सिनारियो बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है, सिनारियो क्रिएट करके ट्रेनिंग कंडक्ट कराना।
ठीक है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो उसमें आपको क्या करना है, सिनेरियो क्रिएट करना है। सिनेरियो क्रिएट करके आपको कोई रेस्पॉन्स का टीम बनाना है, उसे एक टास्क देनी है कि आपको यह एक मेडिकल इमरजेंसी हो गया है, तो आपको कॉल जाएगी तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपको कैसे रेस्पॉन्स करना है, किस तरीके से उसे सही टाइम पे आपको एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ये सभी सिनारियो क्रिएट करके ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी होता है हम लोग के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट योर द कंसर्न डिपार्टमेंट, उनका उनको कंसर्न करें और इसका बारे में बताएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसा तरह का ट्रेनिंग और ड्रिल नहीं हो रही है तो आप प्लीज रिक्वेस्ट करें और इस चीज को करने करें, ताकि आपकी जो डाउट है, सस्पिशियस चीजें हैं सिनारियो के साथ, ऑब्वियसली आपको 100% आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा और आप उस समय के लिए रेडी रह पाओगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिल, scheduling periodic drills and the training sessions to the ensure ongoing readiness and the proficiency in emergency response among employees। ओके, हो सके तो आप किसी भी आउटसाइड ड्रिल कराने वाले को प्रॉपर मैसेज के साथ उनको इनवाइट कर सकते हो, ताकि आपके साथ साथ जो वहाँ पर जो वर्कर हैं, काम जो कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए भी ये सेशन कंडक्ट कराया जाए, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो सके कि इमरजेंसी कंडीशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बहुत जरूरी होता है। तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करवाना चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है हम लोग के लिए इमरजेंसी के टाइम में। सबसे पहला होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और तीसरा होता है क्राइसिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपके इंटरनल स्टाफ में आपको प्रॉपर मैसेज देना है, प्रॉपर बताना है, सही लोकेशन बताना है, ताकि आपको सपोर्ट के लिए कोई आ सके, सही टाइम रहते हुए उसको हेल्प कर सके। ये होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स एंड द protocols within the organization to the disseminate emergency information, instructions and the updates to all the employees। आपको क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डिस्कस करना है और इंटरनल कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, प्रोटोकॉल को बनाना है, चैनल बनाना है। जैसे मान लीजिए कि ऑब्वियसली क्या होता है कि हम लोग फायर पैनल बोर्ड में देख के सडनली हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन को हम अपडेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो वहां पे क्या है, एक जरिया बनाया हुआ है हमें अपडेट करने के लिए। उसी तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी हमारे पास एक चैनल होना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, या तो फिजिकली हो सकता है, या तो आप ऑनलाइन प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी अवेयरनेस के लिए आप उसमें मैसेज डाल सकते हैं, या तो आप ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास चैनल होना चाहिए इंटरनली। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, आउटलाइनिंग द प्रोसीजर फॉर द कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, इमरजेंसी सर्विस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड द पब्लिक ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। ओके, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉपर क्या है कि जहां पर भी आप वर्क करते हो, ठीक है, आपके पास एक फुल कम्युनिकेशन लिस्ट होना चाहिए, आपके पास पूरा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप ऑन द स्पॉट किसी भी इमरजेंसी में आप बाहर से सपोर्ट ले सकते हो। बाहर से सपोर्ट किसको किसको आप ले सकते हो, जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इमरजेंसी हो गया है, फायर का इंसिडेंट हुआ है, तो फायर ब्रिगेड वाले को आप कॉल करके बुला सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको उसके पास जाके बुलाना है, आपके पास नंबर है, आप सडनली कॉल करके बुला सकते हो। उसके बाद अगर कुछ थेफ्ट केस हो गया या फिर कुछ ऐसा केसेस हो गया जिसमें कि आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत है, आप पुलिस को कॉल करके बुला सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, जिसके थ्रू हमारे पास डे टू डे अपडेट लिस्ट होना चाहिए, जो कि इसमें कि हम लोग इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइसिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्राइसिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान दैट स्पेसिफाई रोल एंड मैसेजिंग स्ट्रेटजी एंड द एस्केलेटिंग प्रोसीजर ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्राइसिस सिचुएशन। ओके, इसमें आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। क्राइसिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गया है,
जनरली मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप के साइट पे कोई वर्कर का या कोई एम्प्लॉय का डेथ हो गया है ना, ड्यूरिंग द वर्क कोई इमरजेंसी हुआ और वो डेथ हो गया। तो उस केसेस में हमें क्या होता है कि कुछ इंटरनली हम लोग कम्युनिकेशन तो करते ही है, लेकिन साथ में हमें क्या होता है कि बाहर वालों की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो अभी क्या है कि उसको हम लोग हाइड नहीं कर सकते, ठीक है, हाइड नहीं कर सकते। तो उसके केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सुपीरियर सीनियर जो मैनेजमेंट होंगे, उनको क्या करना है, इनमें इन्वॉल्व करना होगा, उनको बताना होगा, सारा सिनारियो बताना होगा। ये भी हो सकता है कि वो किसी और स्टेट में होंगे या किसी और प्लेस में होंगे। तो उस केस में हमको को प्रोटोकॉल को समझाना होगा, उसकी सिनारियो को बताना होगा, और फिर वो हमें अपडेट करेंगे कि आपको कहाँ से क्या हेल्प लेनी है, किसको अपडेट करना, ठीक है। तो उसका एक क्या होता है कि प्रॉपर प्लान होता है, एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि बहुत ही हाई लेवल का उसमें क्या होता है, पूरा सर्वे किया जाता है, इंसिडेंट रिपोर्ट बनाया जाता है। उसमें उनको उसमें क्या होता है कि बाहर से पुलिस आते हैं, वहां पे पूरा सर्वे करते हैं, वहां पर जो सीन होते हैं वो सारे सबूत को इकट्ठा करते हैं। फिर उनका एक रिपोर्ट रेडी किया जाता है, उनका क्या हुआ था, उसके पीछे किसी का हाथ है या नहीं है, वो सडनली हेल्थ का प्रॉब्लम से हुआ था। एक बहुत ही बड़ा हाई लेवल का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जो कि हर डिपार्टमेंट में इसको फॉलो किया जाता है। और इसमें बहुत सारे कमिटीज बनाए जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हाई लेवल प्रोटोकॉल को फॉलो करके इसको क्या करते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल में लाते हैं। ओके, पोस्ट इमरजेंसी एवाक्यूएशन, यहाँ पे आपको दिया गया है कि एवाक्यूएशन के बाद जब लोग इकट्ठा होते हैं जिस जगह पे, उसे हम लोग असेंबली एरिया बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी सीनियर आके उसे क्या करना है, डीब्रीफिंग प्रोसेस करना है। डीब्रीफिंग मतलब क्या होता है कि उसे बताना होता है एक सिनारियो के थ्रू, जो भी इंसिडेंट हुआ है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे बाहर में आए हो, गैदर हुए हो, तो उसको आपको क्या चैलेंजेस हुआ था, क्या आपको प्रॉब्लम आई थी, तो उसका क्या करना है, फीडबैक लेना होता है, ठीक है। फीडबैक लेने के बाद उसका क्या होता है कि लेसन तैयार किया जाता है, एक लर्निंग रूप में उसको तैयार किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है कि इस केसेस में ऐसा ऐसा फीडबैक हमें मिला है, तो हमें इसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब ऐसा केसेस अगर होगा, ऐसा इमरजेंसी होगा, तो और बेहतर हम अपने रेस्पॉन्स प्रोसीजर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पोस्ट इमरजेंसी एवोल्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आपका है कंक्लूजन, जो जितना भी अभी आपको मैंने डिस्क्राइब किया है उसी का आपका की पॉइंट है, की टेक अवेज, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड द कमिटमेंट टू द सेफ्टी। ये तीन ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है। Summarizing the essential points covered in the presentation, including key aspects of the emergency preparedness, response strategies, and the regulation compliance। जो भी मैंने आपको ब्रीफ किया each and every टॉपिक के ऊपर, वो सभी चीजें आपको क्या करना है, हमेशा रिमेम्बर रखनी है, इसको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप किसी भी इमरजेंसी में आप अपने आप को तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ उसे फेस कर सके। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए, कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो उतना ज्यादा आपको नॉलेज गेन होता है, और उससे ज्यादा कहीं आप अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करने में सक्षम हो पाते हैं। कमिटमेंट टू सेफ्टी ऑलवेज, आपको हमेशा याद रखना है, सेफ्टी इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, सेफ्टी हमेशा आपके लिए बस फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप कहीं पर भी हो, ठीक है, आप ड्यूटी के दौरान आप हो, तो उस समय आपको सेफ्टी मेजर हमेशा फॉलो करना है। ड्यूटी से आप घर के लिए जा रहे हो, तो उस समय ट्रैफिक सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बाइक चला रहे हो तो उस समय आपको हेलमेट प्रॉपर पहनना है। तो ये हमेशा क्या करना है, सेफ्टी विजिलेंस एंड द प्रोएक्टिव मेजर, हमेशा आपको क्या करना है, सेफ सिक्योर वर्क को क्या करता है, ये दर्शाता है। और जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो हमेशा क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट तभी करेगा जब आप ये जो कमिटमेंट ऑफ सेफ्टी का जब आप ठान लोगे कि हमें अपना सेफ्टी खुद करना है, तो ऑब्वियसली आपका जो इंकरेजमेंट होगा आपके लिए काफी ज्यादा कमिटमेंट साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आई होप आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।
और मैं कोशिश करूंगा कि हमें ज्वाइन करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं और इस जानकारी का इस्तेमाल लेके आप अपने करियर में ग्रोथ कर सको। थैंक यू सो मच।